हाय गाइस। आज हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ द यूनिट सेकंड। टॉपिक इज डिपॉजिट अंडर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट. NBFC deposits are governed by Companies Act under सेक्शन 58A. मतलब यहाँ पर जो है 58A के अकॉर्डिंग जो है जितनी भी NBFCs हैं उनकी डिपॉजिट्स को देखा जाएगा. दीज डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज. वाई इट इज़ अनसिक्योर्ड? लेट्स सी. दैट इज़ इफ़ कंपनी डिफॉल्ट्स. मतलब यहाँ पर एनबीएफसी कौन सी हो सकती है? जैसे आजकल एनबीएफसी खुल गए, जना बैंक हो गया, उज्ज्वल हो गया, और काफ़ी बैंक है, डीसीबी, और जो जितने भी छोटे बैंक्स हैं वो एनबीएफसी से. इन्वेस्टर कैन नॉट शो द कंपनी टू रिकवर हिज कैपिटल. मतलब यहाँ पर एक तरीके से मतलब वो कोई किसी भी तरीके से उनको लीगली ये कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते उनकी कैपिटल को रिकवर करने के लिए. दस मेकिंग देम रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑफ. मतलब अगर वो कहीं ना कहीं अगर इन बैंकों में पैसा रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्क ले रहे हैं. और एनजीएफसीज आर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. वो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा. और एनबीएफसीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, मोडेस्ट फिक्स्ड एंड में मैन पावर होता है. देयर दे कैन पास बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर इन दी फॉर्म हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब यहाँ पर कम वो कम एक तरीके से लोड है तो एक तरीके से उनका जो प्रॉफिट है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर उनको जो है एक तरीके से मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं. एनबीएफसी सफ़र फ्रॉम क्रेडिबिलिटी क्राइसिस. मतलब उनका कोई क्रेडिट क्रेडिट नहीं, एक तरीके से मतलब होता है रेपो नहीं है. सो बी एब्सोल्युटली श्योर टू चेक क्रेडिट रेटिंग. तो हम कभी भी जो है मतलब अगर हमें एनबीएफसीज में जाना है तो हमें उनकी क्रेडिट रेटिंग देखनी पड़ेगी. लाइक ट्रिपल ए रेटिंग इज़ द सेफेस्ट. आप अगर कहीं भी पैसा अपना रख रहे हैं तो उसकी रेटिंग को चेक करें और देखें कि वो किस रेटिंग के अंडर में आ रहा है. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, अगर हम आरबीआई की गाइडलाइन को चेक करते हैं तो एनबीएफसीज एंड कंपनीज कैन ऑफर मोर देन 14 इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स. द मेन फीचर ऑफ सच डिपॉजिट आर एज फॉलोज. देखें कैसे वो 14% दे रही है. इंटरेस्ट रेट डिफर अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी पीरियड हायर देन कमर्शियल बैंक ऑन दी पब्लिक डिपॉजिट. मतलब उनका मेच्योरिटी पीरियड उन्होंने बढ़ा दिया है. दिस disparity in the interest rate among the companies in according to credit rating. मतलब एक तरीके से क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए हो सकता है उनके बीच में कुछ चेंजेस हो. पॉलिसीज ऑफ द कंपनीज को भी देख सकते हैं. एंड द जनरली कंपनीज विद लोअर क्रेडिट रेटिंग कैन ऑफर्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कवर्स द रिस्क. अच्छा, मतलब एक तरह हाँ, ये बात तो सही है. अगर आप जैसे जितनी भी एनबीएफसीज में जाओगे, जैसे आवास कंपनी होगी, जितने अदर फाइनेंस जो है, तो ये जो है कहीं ना कहीं लोन देते हैं. ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनकी जो है एक तरीके से प्रोफाइल में मतलब अच्छी नहीं है, जिनको हम लोन नहीं कर सकते. मतलब बड़ा ब्रांड है उनको लोन नहीं कर सकता, बैंक लोन नहीं कर सकता, तो वहाँ पर छोटे बैंक जो लोन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रखेंगे उस रिस्क को कम करने के लिए. अब मेच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस कंपनीज रेंजेस फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 5 years. मतलब ये एक तरीके से है. इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स आर सिक्योरिटी डिपॉजिट इन दिस कंपनी मच लोअर देन
डिपॉजिट विद बैंक। अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा। मतलब बोलते ना कि व्यापार विनिमय, मतलब सावधान रहे। एक ऐड आपने देखा होगा कि मतलब एक तरीके से जो जितनी भी आकर्षक करने वाली जो चीज़ें हैं मार्केट में, उनसे सावधानी रखें। चीज़ों को पे साइन करने से पहले देख लें, पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही साइन करें। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड को देखा जाता है। Mutual funds are invested vehicle that pool money from many different investors to increase their buying power and diversify their holding। मतलब यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब की तरह ये काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं पूल बना दिया, उस पूल में डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर आ रहे हैं, अपनी मतलब बाइंग पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं और उनकी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। दिस allows investor to add substantial number of securities। मतलब एक तरीके से उनकी जो है सब्सटेंशियल सिक्योरिटीज बढ़ रही है और पोर्टफोलियो में, और प्राइस लोअर हो रहा है देन परचेजिंग ईच सिक्योरिटीज इंडिविजुअली, उनको इंडिविजुअली कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड जो है एक तरीके से स्टॉक्स का कलेक्शन है, बॉन्ड्स का कलेक्शन है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स that are owned by the group investors managed by a professional investor company। मतलब अलग अलग स्टॉक्स है, अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स है जो मतलब ग्रुप इन्वेस्टर्स है, मतलब यहाँ पर मैनेज करते हैं बड़े बड़े प्रोफेशनल्स। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड मेनी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर। मतलब बेनिफिट है तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि these benefits particularly apply to investor who are just beginning to invest। मतलब एक तरीके से बेनिफिट्स की बात करें तो ये बेनिफिट किसको समझ में आएंगे, जो पहली बार जो है इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब नया नया भी है। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर owned by the group investor and managed by professional investor company। तो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड मनी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर। मतलब एक तरीके से जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है काफ़ी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स को, वो देखना पड़ेगा। पर्टिकुलरली हमें जो है क्या है बिगनिंग। म्यूचुअल फंड कैन इंक्लूड मतलब 100 of different सिक्योरिटीज़ है। परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड ऑन डिपेंडेंट ऑन एनी सिंगल सिक्योरिटीज। रिस्क इज स्प्रेड अमंग द वेरियस सिक्योरिटीज। रिस्क मतलब अलग अलग है। इन मोस्ट केसेस अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज असाइंड टू मॉनिटर दिस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन फंड। प्राइमरली एसेट कैटेगरीज फाउंड इन म्यूचुअल फंड। अगर हम हाँ सॉरी स्किप हो गया है। और when you invest in mutual fund is like buying shares in fund, own a small percentage of fund entire the portfolio। आपने कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड परचेज किया और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, सपोज 1200 करोड़ का पोर्टफोलियो आपने परचेज किया 1 लाख का, तो मतलब आपने एक कहीं ना कहीं उसका एक स्मॉल परसेंटेज जो है परचेज किया। दी शेयर्स आर फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पर फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसको देखेंगे तो वो सब कहीं ना कहीं पॉइंट 0.0000 मतलब उसका पार्ट होगा। तो मतलब पूरे म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स होगी। और प्राइस ऑफ द शेयर्स एट एनी टाइम इज कॉल्ड फंड नेट एसेट वैल्यू। मतलब अगर हम इसको देखें तो एक तरीके से फंड जो होगी शेयर्स की, वो वैल्यू कहीं ना कहीं नेट एसेट वैल्यू कहलाएगी। व्हेन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंक्रीजेज, आपकी वैल्यू बढ़ी तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही। इफ हाउएवर द वैल्यू ऑफ फंड्स डिक्रीजेस, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी घटेगी। प्राइमरीली एसेट कैटेगरीज फाउंड इन म्यूचुअल फंड आर मनी मार्केट एंड बॉन्ड्स और स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इन सिंगल एसेट क्लास, या तो म्यूचुअल फंड में आप किसी एक सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो,
या डिफरेंट डिफरेंट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इन सिंगल क्लास और कॉम्बिनेशन और maintaining the weightage of each category. The decision when a buy or sell pension mutual funds managers. Typically, the fund category indicates primarily investment of funds. For example, a fund that holds 85% stocks, 10% bonds, and 5% cash equivalent typically characterized as a stock fund. Mutual fund broadly classified into open-ended scheme और क्लोज एंडेड स्कीम, मतलब एक तरीके से ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में इसको बांट सकते हैं म्यूचुअल फंड को। ओपन एंडेड स्कीम मतलब हम कभी भी उसमें अंदर आ सकते हैं उसके स्कीम में और जा सकते हैं, निकल सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उसी तरीके से क्लोज एंडेड स्कीम है, मतलब उसको एंटर होने के लिए भी एक डेडलाइन रहेगी और निकलने के लिए भी एक फिक्स डेडलाइन रहेगी। तो ओपन एंडेड स्कीम को समझते हैं। ओपन एंडेड स्कीम क्या है? द ओपन एंडेड स्कीम ऑफर्स इट्स यूनिट्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, मतलब कभी भी आपको परचेज करना है तो वो अवेलेबल है। एक्सेप्ट फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर कंटिन्यूसली, वो मतलब कभी भी इन्वेस्टर से पैसा जो है एक्सेप्ट करता है। रीपरचेज इज कैरिड आउट, हम उसको जो है परचेज वापस से कर सकते हैं ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस। हेल्पिंग इन्वेस्टर टू विड्रॉ देयर मनी एट एन टाइम, मतलब इन्वेस्टर को हेल्प भी करते हैं एक तरीके से, पैसा निकालना है तो किसी भी टाइम पर। इन अदर वर्ड देर इज़ अ अनइंटरप्ट एंट्री और एग्जिट टू फंड्स, मतलब कभी भी विदाउट एनी रोक परेशानी के पैसा उसको एंट्री और एग्जिट है, मतलब। और ओपन एंड स्कीम हैव नो मैच्योरिटी पीरियड, दे आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब एक तरीके से वो स्टॉक में लिस्टेड ही नहीं होता है तो उनका कोई मैच्योरिटी पीरियड भी नहीं होता है। इन्वेस्टर कैन डील डायरेक्टली विद द म्यूचुअल फंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिडम्पशन, मतलब वो खुद रिडम्पशन दे सकता है। तो ओपन एंडेड फंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर सिंस repurchase facility is available, or repurchase price is fixed on the basis of net asset वैल्यू ऑफ यूनिट। और क्लोज एंडेड इस फंड की बात करें, क्लोज एंडेड फंड हैव अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, मतलब। और द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आर मेड व्हेन क्लोज एंडेड स्कीम इज kept ओपन फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड वंस अ क्लोज limit are listed on stock exchange. Investor can buy sell their unit only through stock exchange. And demand and supply factor influence the price of the unit. Investor exception also affects the unit. Market price may also be same as net asset value. मतलब यहाँ, मतलब एक तरीके से बात करें तो वंस, मतलब ये क्लोज हो जा, मतलब क्लोज एंडेड स्कीम की बात करें तो इस फिक्स मैच्योरिटी है। अगर फर्स्ट टाइम जब वो कभी भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसको बंद होने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहेगा। यूनिट्स लिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज में होगी और इन्वेस्टर कैन बाय और सेल ओनली व्हेन स्टॉक्स एक्सचेंज। और डिमांड सप्लाई फैक्टर इन्फ्लुएंस होंगे यहाँ पर। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ऑल्सो मीट होती है और मार्केट प्राइस ऑल्सो बी सेम एज नेट एसेट वैल्यू। अब एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड के? डाइवर्सिफिकेशन, mutual funds spread their holding across a number of different investment vehicles, which reduces effect any single security or class securities will have a very overall portfolio। म्यूचुअल फंड में एक से ज़्यादा जैसे स्टॉक, तो एक कंपनी पर्टिकुलर एक शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है। जबकि म्यूचुअल फंड की बात करें तो ऐसी कई कंपनियां हैं जिसमें डिफरेंट स्टॉक्स हैं और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम जो है यहाँ पर रिस्क रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करते हैं और एक सिंगल सिक्योरिटी लेकर चलते हैं कि हमने कहीं ना कहीं जो है एक ओवरऑल पोर्टफोलियो चूज़ कर लिया है, जो कहीं ना कहीं मतलब अ नंबर ऑफ क्लास जो है उसमें सिक्योरिटीज़ में। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, मेनी इन्वेस्टर लैक फाइनेंशियल नो
हाउ टू मैनेज देयर ओन पोर्टफोलियो। मतलब कई इन्वेस्टर होंगे जिनको ये पता नहीं है कि उनका पोर्टफोलियो कैसे देखना है। बट नॉन इंडेक्स म्यूचुअल फंड आर मैनेज बाय प्रोफेशनल who dedicate their career to helping investors receive the best risk रिटर्न ट्रेड ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर हम बात करें नॉन इंडेक्स फंड की, तो कई ऐसे प्रोफेशनल हैं जो इसको देखते हैं डायरेक्टली और हेल्पिंग इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर को हेल्प भी करते हैं। और लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड अनलाइक सम इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट कैन बी ट्रेडेड डेली, मतलब डेली कर सकते हैं। और थ्रू दी नेट लिक्विड एज स्टॉक विच कैन बी ट्रेडेड इंटरडे बाय और सेल ऑर्डर फाइल्ड आफ्टर द मार्केट क्लोज। कन्वीनियंस है, चूज कर सकते हैं पीपल हु डू नॉट हैव लाइफ time to micromanage their portfolio. Reinvestment of the income, they allow facility to reinvest the dividend interest in additional fund shares. Mm, these give us opportunity to group of there are funds for highly aggressive investment risk covers in middle of road investor. For example, emerging market fund or investment grade bond fund or balance fund or respectively. There are also life cycle funds and ramp down risk as you near retirement. There are funds with a high and hold philosophy and other that are आउट ऑफ द होल्डिंग ऑलमोस्ट डेली। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट को समझते हैं कि रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो कि आप यहाँ पर कोई ऐसा फंड चूज़ करते हैं जो मतलब जिसमें हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है और रिस्क का भी कहीं ना कहीं पॉइंट उसमें है। तो ऐसे केस में मतलब अगर आप बीच में कभी मतलब ऐसा हो कि आपको इमर्जिंग मतलब ऐसा मतलब एक तरीके से मार्केट ऐसा चूज़ कर रहे हैं जो मतलब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो काफ़ी अग्रेसिवली वहाँ पर इन्वेस्टर जा रहे हैं और मतलब और एक इमर्जिंग मार्केट निकल के आ रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रेड बॉन्ड्स हैं, बैलेंस फंड है रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे केस में मतलब देर आर ऑल्सो लाइफ साइकिल फंड टू रैम्प डाउन रिस्क। तो यहाँ पर मतलब आप एक तरीके से धीरे धीरे जाकर आप रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँच जाएंगे, तो आप वहाँ पर उस अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। देयर आर फंड्स डेली बाई और होल्ड फिलोसफी इन होल्डिंग्स। डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है? ऑल द म्यूचुअल फंड कैन बी बेनिफिशियल इन मेनी वेज, देयर आर नॉट ओनली। अब डिसएडवांटेज क्या है कि नो कंट्रोल ओवर द पोर्टफोलियो, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड गिव अस कंट्रोल द पोर्टफोलियो टू म्यूचुअल फंड मनी मैनेजर टू। अब आप जानते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, वही उस फंड को मैनेज करते हैं। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ये आइदर यू कैन सेल और आइदर यू कैन परचेज, यू कैन नॉट change the funds. Capital gain in mutual fund you are taxed when a fund distribute gain made from selling individual holding। अगर जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे आपको टैक्स को फेस करना पड़ेगा। इवन इफ यू हैव नॉट सोल्ड शेयर्स, इफ फंड हैज हायर टर्नओवर सेल होल्डिंग आफ्टर कैपिटल गेन structure would be annual event। fees expenses, some mutual fund may access a sale charges on all purchases, also known as float। मतलब आप म्यूचुअल फंड अगर एक्सेस कर रहे हो तो उस केस में परचेज कर रहे हो तो फीस वगैरह जो लगेगी तो उसे लोड कहा जाता है। तो ये कॉस्ट मतलब फंड्स में ही आपके जो फंड होगा, जो आपका फंड बना उसमें से काट लिया जाता है, तो इसी कारण इसको लोड कहा जाता है। प्लस जितने भी चार्जेस एनुअल एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपके एक तरीके से एक्सपेंस रेशो के रूप में एक्सप्रेस किए जाते हैं। बेसिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब
हम एक तरीके से किसी भी बिजनेस को करने के लिए, चलाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, तो ये एक्सपेंस रेशो के रूप में जो है ये मतलब प्रेजेंट किए जाते हैं। एक्सपेंस रेशो इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज व्हाट यू पे एनुअली एज अ पोर्शन ऑफ अकाउंट वैल्यू। जितना आप अकाउंट वैल्यू को कितना पे कर रहे हैं ये देखा जा रहा है। तो द एवरेज मैनेज फंड इज अराउंड 1.5%। अल्टरनेटिवली इंडेक्स फंड चार्ज मस्ट बी लोअर देन एक्सपेंस, मतलब इंडेक्स फंड की बात करें तो 0.25% एवरेज से भी कम है, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली मैनेज। सिंस एक्सपेंस रेशियो विल ई डायरेक्टली इनटू गेन और एनुअल बेसिस क्लोजली कंपेयर्ड। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, ऑल्दो देर आर मेनी बेनिफिट्स और डाइवर्सिफिकेशन, देर आर pitfalls or being over diversified. Think of it like a sliding scale. More securities you hold, less likely to will their initial returns on their whole portfolio। मतलब मैं बात करूँ एक तरीके से थिंक स्लाइडिंग स्केल की, तो मोर सिक्योरिटीज यू होल्ड, मतलब एक तरीके से जितना सिक्योरिटीज आप रखोगे एक तरीके से तो रिटर्न पोर्टफोलियो पे जो है कहीं ना कहीं फील करोगे, और रिस्क भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। दिस to the diversification, but too much diversification will negate and make market exposure in the first। कैश ड्रैग की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड नीड टू maintain asset in cash, satisfy investor redemption to maintain liquidity or for purchase of investor, still they have funds sitting in the cash because annual expense are excess full asset। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से जो है म्यूचुअल फंड आर नीड टू मेंटेन एसेट्स इन कैश। अगर हमें कहीं ना कहीं कोई भी जो नुकसान हो रहे हैं उनको देखना है तो हमें एक्सपेंस कम करना पड़ेगा और लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी कि स्टिल वो पे कर सकते हैं कि नहीं। और रियल एसेट की बात करूँ, real estate has historically been useful in portfolio for both income and कैपिटल गेन। तो रियल एस्टेट तो एक तरीके से जो है मतलब हमें इनकम और कैपिटल गेन दोनों की तरफ से यूज़फुल है। हाउस ओनरशिप इन इट्स सेल्फ फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर हाउस ओनरशिप की तो वो हमें इक्विटी भी दे रहा है और मतलब एक तरीके से एसेट भी दे रहा है ओनरशिप की, और ओनरशिप ऑफ दिस से दिस प्रॉपर्टी जनरली अप्रिशिएट इन वैल्यू, मतलब धीरे धीरे ये माना जाता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी ही सही। अदर टाइप ऑफ स्टेट रेजिडेंशियल कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टी, मतलब इस टाइप से प्रॉपर्टीज डिवाइडेड रहती है, रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, मतलब और कैन क्रिएट इनकम स्ट्रीम एज वेल एज पोटेंशियल लॉन्ग टर्म। और ये जब कभी इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो एक पोटेंशियल लाकर बढ़ेगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली with a purchase in your own name or through investment in limited partnership, मतलब खुद के नाम से भी कर सकते हो, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म के नाम पे भी कर सकते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तथा ट्रस्ट एक तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइज की गई है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। Generally traded in organization, there are many kind of investments. Some are very speculative, while there are then more
अब मेजर क्लासिफिकेशन में करूँ रियल एस्टेट की, तो रेजिडेंशियल हाउस है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड है, सबर रहते हैं, सबर लैंड, इम्प्रूव रियल एस्टेट, न्यू यूजर रियल एस्टेट, वेकेशन होम, सर्टिफाइड स्टोरी पे, other income producing real estate such as office building, shopping center, industrial, commercial, mortgage such as through certificate package sold through entities. एडवांटेज की बात करें, द पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न रियल एस्टेट इन एग्जिस्ट ड्यू टू इन द पार्ट ऑफ रिक्वेसी यूज फाइनेंशियल लिवरेज इज यूज वर्ड बोरोड फंड, मतलब जो लेवरेज होता है एक तरीके से वो बोरोड फंड की ही साउंड करता है। और एज इट इज़ लॉन्ग टर्म मॉर्गेज, अगर लॉन्ग टर्म मॉर्गेज तो इंक्रीज रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, और कैन बी अर्न थ्रू इन्वेस्टमेंट, इससे ये बढ़ाया जा सकता है। व्हेन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस देन दे कैन बी अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट व्हेन कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग इज लेस। देर आर देर आर मतलब अब हम बात करते हैं, देर आर पोटेंशियल टैक्स एडवांटेज इन रियल एस्टेट एज वेल एज फर्स्ट फॉर द पर्सनल यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल टैक्स की बात करूँ तो रियल एस्टेट में फर्स्ट जो है वो मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में वो सोचते हैं। देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी ये है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ से वसूल। They may also be reduction in property taxes if property income producing other expenses may be deductible as well, such as depreciation, insurance, repair. Also, real estate can be traded or exit some kind of property tax free. And lastly, if sale investment result in profit and gain is normally a capital gain, it is considered as a good hedge against inflation. Good quality, carefully calculated income properly will generally produce a positive. Over the owner can make a gain from real estate defensive property. Disadvantage: there is such generally limited marketability in real estate depending on the nature and beauty. There is no guarantee that property can have. I will tell you. So if real estate is often considered high risk because fixed in location character, particularly vulnerable economic fluctuation. Tax Reform Act 1986 and many previously available. Summary क्या है? There are very large number of investment alternative for investment in India. Some of them marketable, liquid, while other नहीं. Risk or safe, risk return, basic characteristic of investment. Thank you so much. Tomorrow we will start next chapter.